ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा जहाँ पर हम जनन के बारे में जानेंगे और अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन है उसके बारे में हम बाद में वर्णन करेंगे। फिलहाल जो आता है वो आता है जनन। जनन होता क्या है? तो जनन का तात्पर्य होता है नया जीव या संतति उत्पन्न करना। तो जनन एक वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक जीव एक नई संतति उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा प्रकृति का हर जीव अपनी जैसी एक संतान पैदा जरूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि मृत्यु एक आवश्यक सच है कि एक दिन होनी है। अगर जन्म की क्रिया नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु द्वारा जीवों की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी और ऐसी स्थिति में जनसंख्या में कमी हो जाएगी, पारितंत्र बिगड़ जाएगा। इसलिए कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने समान एक जीव पैदा करके जाता है, जिससे उसकी जाति जो होती है प्रकृति में लगातार बनी रहती है। उस जाति का अस्तित्व प्रकृति में बना रहता है, मीन्स वो जाति नष्ट नहीं हो पाएगी। अगर कोई जीव जनन बंद कर देता है तो ऑफकोर्स ही बात है साल 2 साल 10 साल 5 साल में उसकी जाति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो मरने से पहले अपने जैसा एक नया जीव पैदा कर जाता है। तो वो जनन होता है, नया जीव पैदा करना। क्यों किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि उसकी जाति का अस्तित्व इस प्रकृति में बना रहे, वो सर्वाइव कर पाए। अब यहाँ पर बात आती है जो जनन होता है वो 2 प्रकार का है, जिसमें से पहला प्रकार है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में होता क्या है कि यहाँ पर बिना कोई युग्मक संलयन या कोई लैंगिक संरचना के एक नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन जो होता है एक जनकीय होता है। एक जनकीय मतलब यहाँ पर 2 जनकों की यानी 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही जीव एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। वैसे आपने देखा होगा नेचर में, आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि एक मेल और एक फीमेल उन दोनों के संलयन द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि है जहाँ पर केवल एक ही जीव एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक जनकीय होता है। दूसरा, इससे बनने वाली जो संतति होती है वो क्लोन भी होती है। क्लोन का मतलब होता है वो अपने माता पिता के जनक के बिल्कुल समान होती है। अब यहाँ पे माता पिता हम नहीं कहेंगे, केवल उसका एक जनक होता है, मातृ पौधा उसे हम कह सकते हैं। तो उसके जैसा ही वो बिल्कुल हुबहू होता है। अगर हम देखें जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक तो आती है अनिषेक बीजता, जिसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है। जबकि इसका जो दूसरा मुख्य प्रकार कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अलैंगिक जनन का सबसे मुख्य प्रकार है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ने वाले हैं कि जो कायिक प्रवर्धन होता है या कायिक जनन जो होता है उसमें पादप का कोई भी भाग हो सकता है, जड़ तना पत्ती, उसके द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। अब यहाँ पर जो कायिक जनन है उस कायिक जनन को हम प्राकृतिक तौर पर भी देख सकते हैं, जबकि ये मानव द्वारा प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, यानी कृत्रिम। तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है, यानी स्वतः भी होता है और ये मानव द्वारा कराया भी जा सकता है। तो कायिक प्रवर्धन होता क्या है? कायिक जनन जब पादप का कोई भी कायिक भाग, देखो कायिक भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पादप है उसके 2 भाग बांट सकते हैं अपन। एक तो जनन भाग जो होता है हमेशा पुष्प, ये अपन लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। जबकि दूसरा होता है कायिक भाग। पुष्प को छोड़कर पादप के जितने भी भाग होंगे वो सब कायिक भाग होंगे, जो भी भाग हो वो कायिक में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जड़ तना पत्ती वगैरह। तो इन भागों से नए पादप का निर्माण होता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ते हैं। तो जो कायिक जनन है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक में यानी पादप का कोई भी भाग, अब कोई भाग यहाँ पर जड़ हो सकता है, तना हो सकती है, पत्ती हो सकती है या पत्र प्रकलिका भी हो सकती है।
ये पादप के जो भाग होते हैं अनुकूल परिस्थितियों में स्वतः ही उगकर एक नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो जड़ द्वारा भी नए पादप का निर्माण होता है, तने द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। जड़ जैसे आपने शीशम में देखा है, शीशम की जो जड़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली शीशम के बगल में दूसरा शीशम खड़ा हो जाता है, अपने आप एक नया शीशम बन जाता है। तो उसका रीजन है कि उसकी जड़ जो हो रही है वो अंकुरित होकर एक नए पादप का निर्माण कर रही है। सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो तने द्वारा देखा जाता है। मोस्टली जो कायिक प्रवर्धन होता है वो तने द्वारा होता है। तने में आपने बहुत आपने कॉमन में देखा है, तने के आपने भूमिगत रूपांतरण पढ़े हैं 11th क्लास में, वायवीय रूपांतरण पढ़े हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और सल्ककंद। ये आपने भूमिगत रूपांतरण पढ़े थे। आलू है, प्याज है, अदरक है, तो इनमें आपने देखा होगा कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं और वो उगकर नए पादप का निर्माण कर सकती हैं। आपने रसोई में सिंपली आपने देखा होगा, आपकी जो रसोई होती है उसमें जब हम आलू रखते हैं तो उसमें आलू में ऑटोमेटिकली वो उगने लग जाता है। उसका रीज़न यही है कि वो कायिक जनन कर रहा है। उस भाग को आप काट के अगर ज़मीन में उगाते हो तो वो उगकर एक नए पादप का निर्माण कर सकता है। तो तने द्वारा, अब ये जो तने के भूमिगत भाग हैं, अब इसी तरह से आप वायवीय भाग से भी उगा सकते हो। आपने देखा होगा कई पादपों की शाखाएँ जो होती हैं वो शाखाएँ, तो आपने देखा है कि कई पादपों की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं को भी हम काट कर उगा देते हैं और वो भी उगकर एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। जैसे गुलाब की शाखा लगा दी जाती है तो वो उग जाती है, तो वो तने द्वारा। पत्ती द्वारा जो कायिक जनन होता है कई पादपों में होता है, जैसे ब्रायोफिल्लम है। ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती होती है वो ब्रायोफिल्लम की पत्ती के जो किनारे होते हैं, पत्ता चट्टा इसे कहते हैं, उसके किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं और वो जैसे ये पत्ती है तो उस पत्ती के किनारों से नया पादप उग सकता है। ये जब ज़मीन पे गिरती है तो वो नए पादप उगा सकती है क्योंकि उस पर अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं और वो अपस्थानिक कलिका एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। उसी तरह से बिगोनिया जो होती है उसका पर्णवृंत नया पादप बना सकता है। ठीक है, तो ये पत्ती द्वारा ही होता है। एक होता है पत्र प्रकलिका या पुष्प प्रकलिका। कुछ पादप जो होते हैं उनमें कुछ रूपांतरित संरचना बन जाती हैं, पुष्प के बजाय कुछ रूपांतरित संरचना बन जाती हैं और वो संरचना भी जननांग के तौर पर होती हैं, हालांकि वो जननांग भी कह सकते हैं अपन। तो जननांगों द्वारा प्रवर्धन में तो उनकी पत्र प्रकलिका या पुष्प प्रकलिका नए पादप का निर्माण कर सकती हैं, जैसे रामबांस, रतालू। तो वहाँ पर जननांगों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन किया गया है, यानी कायिक प्रवर्धन हुआ है। तो बच्चों ये देखें आपने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार, जबकि मैं आपको बता रहा था कि ये मानव द्वारा भी किया जा सकता है, यानी ये प्राकृतिक के स्थान पर कृत्रिम भी हो सकता है। तो दूसरा कृत्रिम जो मानव द्वारा किया जाए, तो यानी ये होता है मानव जनित। मानव अपनी सुविधा के अनुसार भी कायिक प्रवर्धन यानी पादप की जो प्लांट्स होते हैं उनके कोई भी भाग, जड़, तना, पत्ती का उपयोग करते हुए एक नए पादप का निर्माण कर सकता है। अब ये कैसे करता है? तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि पादप के जो भाग होते हैं, जैसे खास तौर से तने को ही उपयोग में लिया जाता है, इसकी विधियाँ इसके द्वारा ही नया पादप बनाता है। जैसे एक विधि होती है कर्तन, एक विधि होती है रोपण, ठीक है। तो तीसरी विधि और है, उसके बारे में थोड़ी बाद में डिटेल देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो विधियाँ होती हैं इनमें हम पादप के किसी भी कायिक भाग को, मतलब कायिक भाग यानी तना ही मोस्टली यहाँ पर लिया जाता है, तो उन भागों को मनुष्य यानी मानव प्रयोगशाला में या फिर नेचुरल उद्यान में अपने काम में लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कर्तन की, कर्तन में होता क्या है? कर्तन का शब्द मैं आप एक शब्द समझ लो, काटना। यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि पादप के जो भाग हैं, जैसे तना ले लो या जड़ ले लो, जो भी है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ स्तंभ कर्तन, स्तंभ कर्तन। अब स्तंभ कर्तन में क्या होगा कि जो एक पादप का तना है उस तने का छोटा सा टुकड़ा काट के प्राप्त किया जाएगा। पर ये ध्यान रखें, हम जिस टुकड़े को ले रहे हैं उस टुकड़े में पर्व संधि जरूर हो, क्योंकि पर्व संधि से ही एक नया पादप उग सकता है। तो जैसे ये एक तना है, उस तने में ये पर्व संधियाँ हैं, तो इसके छोटा सा टुकड़ा काटा, ये प्राप्त कर लिया और इसको ज़मीन में उगा दिया। तो जैसे इसको हम अनुकूल परिस्थिति देंगे, इससे एक नया पादप बन जाएगा। तो इस तरह से हम तने के टुकड़े द्वारा एक नया पादप तैयार कर सकते हैं,
तो इसे हम कहेंगे स्तंभ कर्तन। तो स्तंभ के भाग को काटकर नया पादप उगाया जाता है। तो कई पादप जैसे अंगूर, गन्ना, इनमें ये क्रिया सामान्य तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें मूल भी ले सकते हैं, यानी जड़ भी ले सकते हैं, तो फिर वो होगा मूल कर्तन। बात सेम है, बस यहाँ पर भाग अलग हो गया है। स्तंभ कर्तन में तने को लिया जाता है, जबकि मूल कर्तन में जड़ को ले लिया जाता है और जड़ को उगा दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी वही स्तंभ कलिकाएँ, अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं और एक नए पादप का निर्माण कर लेती है, जैसे नींबू, अमरूद, उनमें ये घटना देखने को मिलती है। दूसरी जो इसकी विधि है कृत्रिम कायिक जनन की, वो आती है दाव लगाना। दाव लगाना इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ये तने पर ही अपनाई जाती है, जड़वड़ के लिए ये नहीं होती, ये केवल अपनाई जाती है तने के लिए। तने से एक नया पादप तैयार करवाया जाता है, वो होता है टीला दाव या वायु दाव। देखो, दाव लगाना और इससे पहले जो हमने पढ़ा कर्तन, उसमें क्या अंतर है? दोनों में अंतर में अगर मैं आपको बताऊं कि फिर ये अलग विधि क्यों अपना रहे हैं, जबकि कर्तन से ही नया पादप तैयार हो सकता है। कर्तन में हम पादप के किसी हिस्से को काट कर, यानी उसको उस मात्र पादप से अलग करके फिर उसको उगाकर नया पादप तैयार कर रहे होते हैं। जबकि जो दाव लगाना विधि होती है, इस दाव लगाना विधि में हमको पादप भाग को उसके मुख्य पादप से अलग नहीं करना होता, यानी जब पादप उगाया जाएगा तब उगने तक वो पादप अपने मुख्य पादप, यानी जिस पादप से हम नया पादप तैयार करेंगे उसी से ही जुड़ा रहेगा। जबकि यहाँ पर पादप भाग को उसे अलग किया, यानी कायिक प्रवर्ध इसको बोल सकते हैं, उस कायिक प्रवर्ध को अलग किया, उसको फिर जमीन में उगाया। जबकि इसमें अभी आप समझ जाओगे मुख्य पादप से ही जुड़ा रहता है। जैसे पहली विधि आती है टीला दाव विधि। अब टीला दाव विधि में क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी शाखाएँ हैं, ध्यान रखें, ये कोमल शाखा वाले प्लांटों में अपनाया जाता है, जिनकी शाखाएं कोमल लचीली होती हैं और ज़मीन के पास होती हैं। तो जैसे ये एक शाखा है, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी एक शाखा को मोड़कर ऐसे ज़मीन में दाब दिया जाता है। ये एक शाखा हो गई, तो उसको क्या किया, ज़मीन में दाब दिया। दाबते समय ये ध्यान रहे कि दबे हुए हिस्से में पर्व संधि वही होनी चाहिए। तो ये किसी शाखा को हमने ज़मीन में दाब दिया है इस तरह से। अब ये जो दबा हुआ भाग है जहाँ पर्व संधि है, इससे जड़ें नीचे की ओर और प्रो ऊपर की ओर विकसित होने लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये प्रो है ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये इससे जड़ निकलने लग जाएंगी। अब जब इसमें जड़ बनने लग जाती हैं तो फिर इस भाग को यहाँ से काट दिया जाता है। क्यों? अब देखो ये खुद एक स्वतंत्र पादप की तरह हो चुका है, तो ये एक पादप हो गया और ये ऑलरेडी पादप है ही है। तो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर हम नया पादप उसको मात्र पादप से अलग किए बिना ही उगा लिया, उसके बाद अलग किया, नया पादप बन गया उसके बाद अलग किया। जबकि कर्तन में हमने पहले काट लिया फिर उगाया था, जबकि यहाँ पे पहले उगाया है फिर काटा है। तो ये कोमल शाखाओं के लिए जो ज़मीन के पास है उसके लिए विधि अपनाई गई। जबकि दूसरी विधि है वायु दाव विधि। अब ये जो विधि अपनाई जाती है ये बड़े वृक्षों के लिए अपनाई जाती है, जिनकी शाखाएँ ऊपर हैं, मजबूत हैं, तो उनको हम ज़मीन में नहीं गाड़ सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ये एक प्लांट है, ये उसकी शाखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा वायु दाव विधि में कि यहाँ पर किसी पादप को, जिसको हमको नया पादप प्राप्त करना है, उसकी ऊपर से छाल को छीन दिया जाता है। इस तरह से ऊपर वाले भाग को छील के हटा दिया और इस वाले भाग पर रुई या कोई गीला कपड़ा ऐसे बांध देते हैं। उसके बाद इसके जो ऊपर वाली शाखा है उस पर एक मटकी लटका देते हैं और उससे बूंद बूंद करके पानी इस पर आने देते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो भाग है, इस भाग में ऑटोमेटिकली जड़ बनने लग जाएंगी। कुछ दिन बाद आप देखोगे इसमें जड़ बनने लग जाएंगी। जब इसमें जड़ बनने लगती हैं तो इस शाखा को यहाँ से अलग कर दिया जाता है। तो ये एक शाखा है ही है, फिर इस शाखा को अलग ज़मीन में रोप दिया जाता है। इसमें जड़ बन चुकी हैं, तो ये जड़ हैं और ये ऊपर शाखा पहले से ही थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर वायु दाव विधि द्वारा भी एक नया पादप तैयार कर सकते हैं। और नम मिट्टी में उगाना इसे गूटी दाव विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से
मॉस या गीली मिट्टी, रुई चिपकाकर उससे जड़ बनने को प्रेरित कराया जाता है। जब जड़ बन जाती हैं तो मात्र पादप से काटकर इसको उगाकर अलग पादप तैयार कर लिया जाता है। तो ये दो विधि हो गई, कर्तन और दाब लगाना। यहां पर जो तीसरी विधि है रोपण, वो बच्चों इससे काफी अलग है। ये जो दो विधि अपन ने पढ़ी, तो ये जो तीसरी विधि है कर्तन और इन जो दूसरी विधि है, इससे थोड़ी सी हटके है। इसमें अलग से कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, इसमें दो अलग अलग पादपों को जोड़कर एक पादप बनाया जाता है। अब सर दो पादप काटकर एक पादप बना रहे हैं, इससे तो बल्कि नुकसान हो गया। दो पादप गए और एक पादप बना, लेकिन बच्चों कोई वैज्ञानिक या कोई प्रयोगकर्ता पागल नहीं होता, वो कुछ सोच के ही ऐसा कर रहा है। आप नहीं सोच रहे लेकिन वो सोच रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है? एक्चुअली में कई पादप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब वो उपयोगी तो हैं लेकिन वो एक निश्चित इन्वायरमेंट में वृद्धि कर सकते हैं, या उनका मूल तंत्र कमज़ोर है, प्ररोतंत्र तो काफ़ी अच्छा है लेकिन वो किसी एक मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो स्थानीय पादप होता है, यानी कि जिस परिवेश में हम उसको उगाना चाह रहे हैं, वहाँ का जो स्थानीय पादप है, जैसे ये एक पादप है ऑलरेडी, अब इस जगह हम दूसरा प्लांट लगाना चाह रहे हैं लेकिन वो उग नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इस वाले पादप के ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो इस पादप को काट देते हैं, यानी इसका निचला हिस्सा छोड़ा, ऊपर वाला काट के हटा दिया, ठीक है। और जो दूसरा प्लांट है जो इसको लगाना है, उसका ऊपरी हिस्सा हमने इसके लगा के इन दोनों को बांध दिया, जुड़ गया। अब ये ज़्यादा उपयोगी वाला भाग था, इसे हम कहते हैं कलम। और ये जो कम उपयोगी भाग है जिसका निचला हिस्सा लिया है, इसे कहते हैं हम स्कंध। तो ये दो भाग हो गए, कलम और स्कंध। कलम वो भाग होता है जिसको रोपा जाता है, और स्कंध वो भाग होता है जिस पर रोपा जाता है। दोनों अंतर हो गए, कलम को रोपा जाएगा, स्कंध पर रोपा जाएगा। तो स्कंध के ऊपर कलम को लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये किसी भी परिवेश में, ये जो कलम है इस स्कंध वाले परिवेश में भी उग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विधि है, तो मैं यही कह रहा था, ये थोड़ी सी अलग है उन विधियों से, दो विधियों से थोड़ी सी अलग है। अब जो स्कंध, ये जो रोपण विधि है, इसके भी प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है जीवी रोपण। जीवी रोपण में क्या होता है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो अपन प्रकार पढ़ेंगे रोपण के, वहाँ पर प्लांट को काटने के केवल तरीके का अंतर है। हालांकि एक विधि थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसमें जो तीन विधियाँ होती हैं वहाँ पर काटने का अंतर होता है कि काटा किस प्रकार से है। क्योंकि अगर आप प्लेन सतह पे काटोगे तो दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, उनको जोड़ने के लिए उनमें खाँचें बनना जरूरी है, खाँच में ही वो फिट हो पाएगा, तभी उसको जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो होता है कि जो जीवी रोपण है, वहाँ पर जो स्कंध है उसमें, जैसे ये स्कंध था, अब इसको काटने के लिए इसमें वी शेप का चीरा लगाया जाए, ऐसे वी शेप का लगाया जाएगा, ये वी उल्टा भी हो गया, तो इस शेप का इसमें चीरा लगाया जाएगा। अब ये स्कंध है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें चीरा लगाया जाता है और इसके ऊपर उस स्कंध को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने में ध्यान रखें कि इनको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों के समबाहु ऊतक एधाएं आपस में मिलनी चाहिए, और बाद में वो एधाएं आपस में मिल जाएंगी और मिलकर ये एक हो जाएंगी, वो जुड़ जाती हैं ऑटोमेटिकली, और फिर ये मिलकर एक हो जाता है, फिर दोनों को बांध दिया जाता है। ये तो इस तरह से ये दोनों मिलकर एक प्लांट का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कसकर बांधने के बाद ये जुड़ जाते हैं। दूसरा जो आता है फच्चर रोपण, ये तो हो गया पहला जीवी रोपण। दूसरा जो है फच्चर रोपण। अब फच्चर रोपण में क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर हम काटने का अंतर होता है कि यहाँ पर जो होता है कि ये जो काटने का तरीका है उसी का अंतर है, कि जो फच्चर रोपण होता है उस फच्चर रोपण में हम जो स्कंध लेते हैं उसमें इस तरह से फिट करवा देते हैं। ये तो हो गया कलम और ये हो गया रोपण स्कंध, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे में फिट कर दिया जाएगा और दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलकर एक नए पादप का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे,
और एक नया पादप बन जाएगा। तीसरा जो आता है वो आता है मुकुट रोपण। मुकुट रोपण ये थोड़ा सा इनसे अलग है, मैं कहता था एक विधि से अलग है, तो तीसरी विधि है मुकुट रोपण। इसमें क्या होता है, देखो बच्चों इन दो विधियों में कॉमन क्या था कि दोनों में स्कंद और कलम की मोटाई समान थी, दोनों ही एक जैसी थी। जैसा स्कंद था इतनी ही मोटाई का क्या था, कलम था। कलम और स्कंद दोनों की मोटाई समान थी। जबकि जो मुकुट रोपण होता है वहाँ पर कलम की मोटाई और स्कंद की मोटाई में अंतर होता है, यानी कलम जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, जबकि स्कंद जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, जबकि जो कलम होता है उसकी मोटाई कम होती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक ही स्कंद पर एक से ज़्यादा कलमें लगाई जा सकती, मतलब एक ही प्लांट पर एक से ज़्यादा कलमें लगाई जा सकती हैं, यानी अलग अलग टाइप के भी कलम लगाए, जो ही नहीं है सब कलम एक जैसे हों, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, कलर अलग अलग होता है, वो इसी का परिणाम है। तो वो इन दोनों को जोड़ के मिलकर बनाया गया है। तो ये देखो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की मोटाई में अंतर है, इसलिए ये थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखें। और इसके में से ही क्वेश्चन फंस भी सकता है, क्योंकि ये इसकी जो 4 विधि है उन चारों विधि में ये थोड़ा सा अलग पड़ रहा है, क्योंकि जो 3 विधियाँ आएंगी उसमें दोनों की मोटाई समान है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहे तो इस तरह से पूछ सकता है कि क्योंकि ये थोड़ी सी डिफर है। चौथी जो आती है वो आती है कलिका रोपण। तो बच्चों यहाँ पर भी वही मैं जैसे बताया था, ये कॉमन सी चीज़ है कि इस विधि में भी स्कंद और कलिका की मोटाई समान होगी, लेकिन जो अंतर होगा वो आता है, मैंने पहले कहा था शेप का, कि जो हम काट रहे हैं वो किस तरह से काट रहे हैं। यहाँ पर जो कलिका रोपण में काटा जाता है वो टी शेप में काटा जाता है, स्कंद को टी शेप में काटा जाता है और उसी के अनुरूप ही कलम को काटा जाता है, और फिर ये दोनों एक दूसरे से बांध दिए जाते हैं। तो देख सकते हो आप बच्चों, इस तरह से हम एक प्लांट पर दूसरा प्लांट लगाकर नया पादप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो सब विधियां हैं, ये सब विधियां कृत्रिम रूप से की जा रही हैं। मानव 2 अलग अलग प्लांट को एक साथ समाहित करने के लिए ऐसा कर रहा है, और ऐसा करने से हम किसी भी एक परिवेश में दूसरा परिवेश या एक ही पादप में अलग अलग गुण विकसित कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक रहा कायिक जनन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसकी विधि प्राकृतिक तौर पर हो सकती है। प्राकृतिक तौर पर जड़, तना, पत्ती कोई भी भाग स्वतः उग सकता है। कृत्रिम तौर पर मैंने आपको बताया था 3 विधियां हैं, एक कर्तन थी, एक दाव लगाना है, और तीसरी विधि है रोपण। कर्तन में हमने जड़ या तने के किसी भाग को काट के उगाया था, जबकि दाव लगाने में हमने गूटी दाव विधि या वायु दाव विधि अपनाई थी। और रोपण में यहाँ पे हम जीवी रोपण अपना सकते हैं, फच्चर रोपण अपना सकते हैं, इसके अलावा मुकुट रोपण अपना सकते हैं और कलिका रोपण अपना सकते हैं। इन तीनों में कॉमन है, जीवी, फच्चर और कलिका में स्कंद और तने की मोटाई समान रहेगी, जबकि मुकुट रोपण में कलम और स्कंद की मोटाई अलग अलग होगी, स्कंद अधिक ज़्यादा होगा बजाय